वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए हिस्ट्री का सबक नंबर 5 पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर के ज़रिए से ही इस पूरे ही चैप्टर के हर कंसेप्ट को क्लियर करवाऊंगी जो कि आपके सिलेबस से मुतालिक होगा, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कोई और वीडियो ना देखनी पड़े, आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। इसके अलावा अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि एक बार इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे तो इंशाल्लाह एग्ज़ाम की आपकी इस चैप्टर की 100% तैयारी होगी। बाकी के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं सबक नंबर 5 को, जदीद दौर में चरवाहे। तो सबसे पहले जानेंगे कि चरवाहे किन्हें कहते हैं। तो देखो, चरवाहे उस कम्युनिटी को कहते हैं, उस कबाइल को कहते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह रहकर खाना बदोशों की तरह अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं। ये लोग बड़ी मात्रा में भेड़, बकरियां, ऊँट वगैरह पालते हैं और इन्हें बेचकर रुपया पैसा कमाते हैं। और ये इस कम्युनिटी के लोग, इस कबाइल के लोग अपने मवेशियों को चराने के लिए चरागाह लेकर जाते हैं। चरवाहे अपने मवेशियों को चराने के लिए चरागाह लेकर जाते हैं और ये एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल इसलिए ही होते हैं ताकि ये अपने मवेशियों को सख्त माहौल से, सख्त बारिश से, सख्त ठंड से और सख्त गर्मी से बचा सके। इसलिए ये हमेशा एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं। अब चरागाह किसे कहते हैं बच्चों? तो चरागाह ऐसे खुले मैदान को कहते हैं जिसमें घास फूस उगी होती है, जिन्हें मवेशी खाते हैं। तो ये चरवाहे अपने मवेशियों को चराने के लिए चरागाह में लेकर जाते थे। तो बच्चों, आप इस चैप्टर के अंदर चरवाहों, खाना बदोशों कबाइल के बारे में पढ़ोगे कि इनकी ज़िंदगी का रहन सहन कैसा था, ये कैसी ज़िंदगी व्यतीत करते थे, इनके कितने टाइप होते हैं, ये कौन कौन से एरिया में कब कब गए और कैसे कैसे रहते हैं। इसके अलावा अंग्रेज़ों के शासनकाल के अंदर चरवाहों की ज़िंदगी कैसी थी, आप इस बात को भी पढ़ोगे। तो बच्चों, अंग्रेज़ों के शासनकाल में इन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि अंग्रेज़ों को हमेशा मुनाफा चाहिए होता था। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि जो चरागाह की ज़मीन है ये बिल्कुल फिजूल पड़ी है, इससे हमें कोई आमदनी हासिल नहीं हो रही है। तो अंग्रेज़ों ने चरागाहों को ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया था और एक लिमिटेड जगह में ही सभी चरवाहों को अपने जानवर चराने की इजाज़त दी थी और जिसके लिए इन लोगों को टैक्स देना पड़ता था। तो ये सभी चरवाहे टैक्स दे देकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और बहुत छोटी सी जगह में इन्हें अपने जानवर चराने पड़ते थे, जिसकी वजह से इनके मवेशी या तो बीमार हो जाते थे या फिर मर जाते थे या फिर चरवाहे परेशान होकर अपने मवेशियों की संख्या को कम कर लेते थे। तो इससे अंग्रेज़ों की इस पेनल्टी से चरवाहों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा था, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या उपाय सोचना चाहिए। तो उन्होंने, कुछ चरवाहों ने उन जगहों से जहाँ पर अंग्रेज़ों ने चरागाह ख़त्म कर दिए थे वहाँ से निकलना शुरू कर दिया। कोई पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र वगैरह गया। तो पंजाब, महाराष्ट्र वगैरह के अंदर बच्चों, जब किसान अपनी खेती बाड़ी काट लेते हैं, जो डंठल बचते हैं, तो ये सभी चरवाहे अपने मवेशियों को ये डंठल खिला दिया करते थे और जब बारिश का वक्त होता था तो वहाँ से वापस चले जाते थे। तो पहला रास्ता तो इन्होंने ये चुना अपनी मुसीबत से, अपनी समस्या के समाधान का, जो कि अंग्रेज़ों द्वारा इन्हें परेशान किया जा रहा था। कुछ चरवाहों ने, जो कि अमीर थे, बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें ख़रीद ली अपनी खुद की, जहाँ पर ये अपने इन मवेशियों को चराते थे। और कुछ ने क्या किया कि कुछ के सारे मवेशी मर गए तो उन्होंने क्या किया कि व्यापार करना शुरू कर दिया या मज़दूरियाँ करनी शुरू कर दी, वगैरह वगैरह काम करने शुरू किए। तो बच्चों, आप इन सभी बातों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे तो ध्यान से समझेंगे। टेक्स्ट बुक का सवाल नंबर 1 है कि खाना बदोश कबाइल एक मकाम से दूसरे मकाम क्यों जाते थे और उनकी इस मुसलसल मुंतकली से कुदरती माहौल को क्या फ़ायदा होता था। समझ में आया कि इनके एक लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाने से कुदरती माहौल को क्या फ़ायदा होता था। तो सबसे पहले खाना बदोश कबाइल एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे? चरागाह की तलाश के अंदर और अपने जानवरों को सख्त मौसम से बचाने के लिए। तो आंसर में लिखोगे कि खाना बदोश कबाइल अपने मवेशियों को सख्त आबो हवा से बचाने के लिए और चरागाह की तलाश में एक मकाम से दूसरे मकाम पर जाते थे। अब कुदरती माहौल को
क्या फ़ायदा होता था? तो देखो, सबसे पहला फ़ायदा ये होता था, जो ज़मीनों की ज़रख़ेज़ी थी वो बनी रहती थी। जैसे कि अगर कोई किसान एक ही ज़मीन पर सिर्फ टमाटर की खेती करता जाएगा और वो लगातार एक ही चीज़ की खेती करेगा एक ही जगह पर, तो उससे क्या होता है कि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जितने भी तत्व टमाटर को चाहिए होते हैं ज़मीन उतने तत्व तो एक बार में दे देती है, मगर वो टमाटर वाले जितने भी इम्पोर्टेंट तत्व होते हैं वो एक टाइम पर आकर ख़त्म हो जाते हैं। तो इसी वजह से किसान हर 6 महीने के अंदर अलग अलग टाइप की खेती करते हैं, ताकि पहली बार में टमाटर वाले तत्व मिल जाएं, दूसरी बार में पालक वाले मिल जाएं, फिर अगली बार अलग अलग मतलब खेती करते हैं, लगातार एक जैसी खेती नहीं करते, ताकि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी ख़त्म ना हो। तो इसी तरह से चरवाहे थे, वो एक जगह से जब दूसरी जगह जाते थे तो एक जगह की चीज़ों का इस्तेमाल हो जाता था, तो उन चीज़ों को, उन तत्वों को बनने का टाइम मिल जाता था। वहाँ की ज़रख़ेज़ी, वहाँ की जो हरियाली थी वो बढ़ जाती थी। फिर वो दूसरी जगह पर चले जाते थे, फिर उस दूसरी जगह से तीसरी जगह पर जाते थे, तो इससे कुदरती माहौल ख़राब नहीं होता था। तो सबसे पहले लिखेंगे कि खानाबदोश ज़िंदगी से कुदरती वनस्पति को उगने का वक्त मिलता है। तो याद रहेगा कि खानाबदोश ज़िंदगी से कुदरती वनस्पति को उगने का वक्त मिलता है, हरियाली होने का। पाबंदी से यदि कोई एक चरागाह जब इस्तेमाल में लाया जाता है तो उसकी खसूसियात कम होती जाती है और इससे चारे की भी कमी वाकई हो जाती है। इसलिए खानाबदोशों के एक जगह से दूसरी जगह जाने पर कुदरती माहौल को पनपने में अच्छा वक्त मिल जाता है और वहाँ की ज़रख़ेज़ी बढ़ जाती है। तो इसी तरह से लिखेंगे कि कुदरती माहौल को फ़ायदे। खानाबदोश कबाइल के एक मकाम से दूसरी मकाम पर जाने से उनके जानवरों को चरने के लिए नई घास मिल जाती थी और इससे कुदरती माहौल को भी फ़ायदा होता था, क्योंकि एक ही जगह की तंजीली नहीं होती थी। यहाँ पर लिख देना कि इससे कुदरती माहौल को फ़ायदा होता था और एक ही जगह की ज़मीन की तंजीली नहीं होती थी। बंजारे लोग तिजारत का काम करते हैं, वो हल चलाने वाले जानवरों जैसे बैल वगैरह बेचते हैं। तो ये जो कबाइल होते हैं किसानों से राब्ता कायम करते हैं ताकि खेतों में चराई हो सके। मैंने अभी बताया था कि ये लोग अपने जानवरों को क्या करते थे, किसानों से बात कर लेते थे कि जो डंठल होंगे वो आकर हमारे पशु चर लेंगे और जो उनका गोबर वगैरह होगा वो खेतों की ज़रख़ेज़ी को भी बढ़ाएगा। तो इससे किसान भी खुश हो जाते थे और चरवाहे भी खुश हो जाते थे और मवेशियों के फुसलात वहाँ की ज़मीन को उनके फुसलात से ज़रख़ेज़ी हासिल हो जाती थी। माहौल साइंसदान ने यह भी तस्लीम किया है कि खानाबदोश ज़िंदगी भी एक ज़िंदगी जीने की सही शक्ल है जो पहाड़ी और खुश्क इलाकों के लिए बेहतर होती है। इस तरह का ज़िंदगी का जीवन यापन। आगे है नौ आबादियाती निज़ाम में, यानी कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में दीगर की वजूहात चारागाहों की कमी की तरफ इशारा करती है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने चारागाहों को अपने लिए फ़ायदेमंद नहीं माना था और उन्होंने सोचा था कि चारागाहों की ज़मीन पर खेती बाड़ी की जाए, बाग वगैरह बनाए जाएँ ताकि उनको इस ज़मीन से पैसा हासिल हो सके। जैसे कि मिसाल के तौर पर चारागाह वाली ज़मीन पर खेती की जाने लगी, जिससे चारागाह का इलाका भी कम हो गया। बच्चों, टेक्स्ट बुक का अगला सवाल है कि हिंदुस्तान में बरतानवी हुकूमत मंदरजे झेल कानून क्यों लाई? कौन कौन से कानून क्यों लाई? फिर ये भी बताना है कि इन कानून ने चरवाहों की ज़िंदगी को कैसे प्रभावित किया, कैसे तब्दील किया। तो सबसे पहला है बंजर ज़मीन का कानून। तो बंजर ज़मीन का कानून क्या था? तो बंजर ज़मीन कानून के तहत बरतानवी अफसरान को तमाम गैर ज़राअती यानी कि ऐसी सभी ज़मीन जिन पर खेती न की जाती हो वो ज़मीन उनको गैर ज़रख़ेज़ लगती थी, यानी कि अनुपजाऊ लगती थी। याद रहेगा कि बरतानवी अफसरान को वो सभी ज़मीनें जिन पर खेती नहीं की जाती थी वो सभी ज़मीनें उनको अनुपजाऊ लगती थी, यानी कि गैर ज़रख़ेज़ लगती थी। इस पर ना तो खेती की जाती थी और ना ही इससे अंग्रेज़ी सरकार को कोई आमदनी हासिल होती थी। ये बेकार ज़मीन बंजर ज़मीन थी। तो 19वीं सदी में अंग्रेज़ों ने क्या किया कि बंजर ज़मीन के लिए कानून बना दिया। इस कानून के तहत बंजर ज़मीन को सरकार ने अपने अंडर ले लिया और इसे कुछ चुनिंदा लोगों के अंदर बांट दिया गया। इसमें से कुछ गांव के मुखिया थे। इस ज़मीन के कुछ हिस्सों में चारागाह की भी ज़मीन थी।
तो बच्चों, जब इन्होंने सभी ज़मीनों को लोगों में बांट दिया तो इसका नतीजा क्या निकल कर सामने आया कि चरागाहों की ज़मीन की कमी पड़ गई, यानी कि चरवाहों को अपने मवेशियों को चराने के लिए चरागाहें कम पड़ने लगी थी, जिससे उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कौन से कानून के तहत? बंजर ज़मीन कानून के तहत, जो कि अंग्रेज़ों के ज़रिए 19वीं सदी के अंदर लागू किया गया था। अब बच्चों, बरतानवी हुकूमत के तहत अंग्रेज़ों के तहत जंगल के कवानीन भी बनाए गए थे। तो बरतानवी हुकूमत ने अपने दौरे हुकूमत में बहुत से कानून बनाए थे। इन कानून के ज़रिए कुछ जंगलात में बेशकीमती तिजारती लकड़ी पैदा होती थी, जैसे कि देवदार या साल वगैरह। तो ये लोग क्या करते थे? इन जंगलात को रिज़र्व कर दिया करते थे। इनमें आम लोगों के आने जाने की बिल्कुल मनाही कर दिया करते थे। तो इससे क्या होता था, जो जंगल के एरिया के पास आम लोग रहते थे, उनकी ज़िंदगी, उनका जीवन यापन पूरा ही जंगलों पर और कुदरती नबातात पर और मवेशियों पर डिपेंड करता था। तो इस वजह से जंगल के आसपास के रहने वाले लोगों की ज़िंदगी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी। उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स उठानी पड़ी थी। तो इन जंगलात में मवेशियों के चरने पर पाबंदी भी लगा दी गई थी। दूसरे जंगलात की भी दर्जाबंदी की गई थी, उन्हें रिज़र्व किया गया था। और इन जंगलात में मवेशियों को चराने के कुछ लिमिटेड ही हकूक़ दिए गए थे। अंग्रेज़ अफसरान इस बात पर यकीन रखते थे कि जानवरों के चराने से पौधों की जड़ें ख़त्म हो जाती हैं और उन्हें जंगलों से लकड़ी चाहिए होती थी। जैसे कि आपने जंगल वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि अपनी ट्रेन्स वगैरह, जहाज़रानी वगैरह बनाने के लिए तो उन्हें लकड़ी चाहिए होती थी। इसलिए लकड़ी को सेव करने के लिए वे यहाँ के लोगों के लाइफ स्टाइल से खिलवाड़ कर रहे थे और उनकी ही चीज़ों से अंधाधुंध फ़ायदा उठा रहे थे, कमाई कर रहे थे। अब अंग्रेज़ों के ज़रिए दूसरा कौन सा कानून लागू किया गया था? मुजरिम कबाइल कानून। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि चरवाहों और कुछ व्यापारियों की ख़ास लिस्ट बनाई थी, जिनमें ये कहा गया था कि ये लोग पैदाइशी तौर पर ही मुजरिम हैं और उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव वाला बर्ताव किया गया था। देखो, 1871 में बरतानवी हुकूमत ने कबाइलियों को मुजरिम करार देते हुए ये कानून पास किया था। याद रहेगा कि जितने चरवाहे थे, कबाइल थे, उनको मुजरिम करार देते हुए मुजरिम कबाइल कानून को पास किया था। कब? 1871 में। इस कानून के ज़रिए दस्तकारों, ताजिरों और चरवाहों की कुछ ज़ातों को मुजरिम ज़ातों में तकसीम किया गया था। इन्हें जन्म से ही मुजरिम करार दिया गया था। एक बार ये कानून नाफिज होने से ये कबाइल मखसूस बस्तियों में रहने लगे थे, यानी कि जब अंग्रेज़ों ने 1871 में इस कानून को पास कर दिया था तो उन्होंने ताजिरों, चरवाहों और कुछ ज़ात के लोगों को, जिनको उन्होंने अपनी लिस्ट में शामिल किया था कि ये पैदाइशी मुजरिम हैं, उनको रहने के लिए एक अलग एरिया दिया था, एक अलग बस्ती दी थी। बग़ैर इजाज़त के सभी लोग एक मकाम से दूसरी मकाम पर नहीं जा सकते थे। गांव की पुलिस भी इन पर मुसलसल नज़र रखती थी। बरतानवी अफसरान इन्हें शक की नज़रों से देखते थे। अब देखो, अंग्रेज़ों ने पहले तो चरागाहों में जाने के लिए लोगों को मना कर दिया, मगर जो लिमिटेड जगह दी थी उसमें भी उन्होंने चराई पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया था और टैक्स भी बहुत ज़्यादा भारी भरकम था। टैक्स पर जानवर के हिसाब से लिया जाता था, यानी कि एक जानवर के लिए इतने पैसे लिए जाएंगे, 2 के लिए इतने, 3 के लिए इतने। तो सरकार ने क्या किया था कि टैक्स वसूलने के लिए ठेकेदारों को रखा था और ठेकेदार अपनी अपनी बोली लगाते थे कि वे इस चरागाह में इतना इतना टैक्स लेंगे। तो इससे आम आदमी का बेइंतहा शोषण होता था, उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। तो आंसर में लिखोगे कि बरतानवी हुकूमत अपनी आमदनी में इजाफा करने के लिए हर मुमकिन वसाइल पर अपनी नज़र रखती थी। ज़मीनों पर, नहरों के पानी पर, नमक पर, यहाँ तक कि जानवरों पर भी टैक्स लगाया गया था। देखो, यहाँ तक कि नमक पर भी उन्होंने टैक्स लगाया था ताकि उनको कमाई हो सके। तो चरवाहे को हर एक जानवर पर, जिसे वे चरागाह में चराते थे, टैक्स देना पड़ता था। जैसे कि मैंने अभी बताया, हिंदुस्तान में ज़्यादातर चरागाहों में 19वीं सदी के वसत तक टैक्स लगा दिए गए थे। 1850 और 80 की दहाइयों के दरमियान टैक्स जमा करने का हक नीलाम होने लगा था, ठेकेदारों को दे दिया था। ठेकेदार ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जमा करने लगे थे और जमा कर अपने लिए मुनाफा कमाते थे, लोगों का शोषण करते थे। 1880 के बाद हुकूमत चरवाहों से बराह रास्त टैक्स वसूल करने लगी थी और हर एक चरवाहे को एक पास दिया गया था जो
जो किसी चरागाह में दाखिल होते वक्त उन्हें पास दिखाकर टैक्स अदा करना होता था। तो बच्चों यहाँ से ये आंसर कंप्लीट हो गया है कि अंग्रेज़ों ने किस किस तरह के कवानीन बनाए थे, बंजरों के ऊपर, किसानों के ऊपर, व्यापारियों के ऊपर उन्हें किस तरह से परेशान किया था। अगला सवाल है कि मसाई कम्युनिटी अपने चरागाह से क्यों बेदखल कर दी गई थी, वजह बयान करनी है। तो बच्चों मसाई कम्युनिटी खानाबदोश चरवाहे होते हैं। याद रखोगे कि मसाई कम्युनिटी क्या है। खानाबदोश चरवाहों का एक प्रकार है जो कि शुमाली अफ्रीका में रहते हैं। इनकी 3 लाख आबादी जुनूबी केनिया में और 1.5 लाख तंजानिया में रहती थी। याद रहेगा कि इनकी 3 लाख आबादी जुनूबी केनिया में और 1.5 लाख आबादी तंजानिया में रहती थी। नौ आबादियाती निज़ाम में यानी कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में अंग्रेज़ों ने नए कानून बनाकर इनकी ज़मीनें हड़प ली थी और इनके घूमने पर भी पाबंदी आयद कर दी थी, जैसे कि हिंदुस्तान में किया था। सूखा पड़ने पर इनके जानवर मरने लगे थे और इन्हें हुकूमत से फिर से अपने ताल्लुक़ कायम करने पड़े। इस कम्युनिटी की चरागाहों से उन्हें बेदखल करने की वजूहात मंदरजा झेल थी कि सरकार ने इस कम्युनिटी की चरागाहों से उन्हें किस वजह से बेदखल किया था। एक मसला ये था कि इस कम्युनिटी से मुसलसल उनके चरागाह छिनते रहे। उनकी ज़मीन शुमाली केनिया से लेकर शुमाली तंजानिया तक फैली हुई थी। 19वीं सदी के आखिर में यूरोपियन साम्राज्यी ताकतों ने अफ्रीका में इनकी ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया था, तो इसी वजह से इनकी ज़मीनें इनके हाथों से चली गई थीं। 1885 में मसाई ज़मीन को 2 हिस्सों में बरतानवी केनिया और जर्मन तंजानिया में तकसीम कर दिया गया था। याद रखोगे कि अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि 1885 में मसाई ज़मीन को यानी कि मसाई खानाबदोशों की ज़मीनों को हुकूमत ने 2 हिस्सों में बरतानवी केनिया और जर्मन तंजानिया में तकसीम कर दिया था। अच्छी तरह की ज़मीन थी उस पर गोरों की बस्तियों ने कब्जा कर लिया था और मसाइयों को जुनूबी केनिया और शुमाली तंजानिया के छोटे छोटे इलाकों में ज़बरदस्ती धकेल दिया था, जो कि इन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं थी। ज़्यादा अच्छी ज़मीन अंग्रेज़ों ने अपने पास रख ली थी। इस तरह इनकी तकरीबन 60% ज़मीन गोरों ने हड़प ली थी। इसके बदले उन्हें खुशक ज़मीन और कम दर्जे के चरागाह हासिल हुए थे। इस तरह से मसाई लोगों का अंग्रेज़ों ने शोषण किया था कि उनकी ही अच्छी ज़मीन को खुद इस्तेमाल करके उन्हें कम ज़रख़ीज़ ज़मीन दे दी थी, जिसकी वजह से वे अपने मवेशियों को चराने में परेशान होते थे, क्योंकि ऐसा एरिया मसाई लोगों को, मसाई खानाबदोशों को दिया गया था जो कि खुशक थे। टेक्स्ट बुक के अगले सवाल को ध्यान से सुनेंगे। उस किस्म की बहुत सी यकसानियतें यानी कि सिमिलरिटीज़ हैं जिनमें जदीद दुनिया में मशरिकी अफ्रीका और हिंदुस्तान में चरवाहा कम्युनिटी की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ रोनुमा हुई। इन तब्दीलियों की 2 मिसालें दीजिए जो हिंदुस्तानी चरवाहों और मसाई चरवाहों में एक जैसी थीं। तो कौन कौन सी 2 सिमिलरिटीज़ थी हिंदुस्तानी चरवाहों और मसाई चरवाहों में? आंसर में लिखोगे कि कुछ ऐसी यकसानियत हैं जिनमें जदीद दुनिया ने शुमाली अफ्रीका और हिंदुस्तान में चरवाहों की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाने पर जोर दिया था। इसके लिए मंदरजे झेल मिसालें दी जा सकती हैं। मसाई और हिंदुस्तानी चरवाहों की चरागाह की ज़मीन मुसलसल कम होती जा रही थी। उन पर अंग्रेज़ों ने अपना एकाधिकार जमा लिया था और हुकूमत की पॉलिसियाँ ख़ास तौर पर इसकी ज़िम्मेदार थीं, क्योंकि वे उनकी ही ज़मीन का खुद फ़ायदा उठा रहे थे। कौन उठा रहे थे? अंग्रेज़। 19वीं सदी में मशरिकी अफ्रीका और हिंदुस्तान में बरतानवी हुकूमत ने मकामी किसानों को ज़राअती ज़मीन में इजाफ़ा करने के लिए उन्हें मराअतें दी, यानी कि क्योंकि अंग्रेज़ फ़ायदा कमाना चाहते थे तो उन्होंने चरागाह वाली जो ज़मीन थी वो स्थानीय किसानों को दे दी ताकि वे उसके ऊपर ज़राअत कर सकें और ज़राअत का एरिया बढ़ा सकें। ज़राअती ज़मीन के बढ़ने से चरागाह की ज़मीन कम होने लगी थी। दोनों ही जगह पर एक ही बात हुई थी, जुनूबी अफ्रीका में भी और हिंदुस्तान में भी। अफ्रीका और हिंदुस्तान में चरवाहों के चरागाहों में दाखिल होने पर पाबंदी आयद कर दी थी। इनके अपने इलाके यानी कि ज़ाती चरागाह भी इनके हाथ से छीन लिए थे अंग्रेज़ी सरकार ने। अगला सवाल है बघियाल का मतलब मुख्तसर समझाइए।
तो बघियाल ऊंचे पहाड़ों में 12,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद चरागाह को कहते हैं। याद रखोगे कि बघियाल ऊंचे पहाड़ों में 12,000 फुट की ऊंचाई पर पहाड़ों पर जो चरागाह मौजूद होते हैं उन्हें बघियाल कहते हैं। मिसाल के तौर पर मशरकी गढ़वाल के बघियाल, याद रखोगे, मिसाल के तौर पर मशरकी गढ़वाल के बघियाल। यहाँ आमतौर पर भेड़ें चराई जाती हैं। अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर के गोजर बकरवाल पर मुख्तसर नोट लिखना है। यानी कि ये गोजर बकरवाल कौन है? खानाबदोशों की प्रजाति का एक नाम है। तो गोजर बकरवाल जम्मू कश्मीर के चरवाहे हैं जो भेड़ और बकरियां चराते हैं। ये लोग 19वीं सदी में चरागाह की तलाश में जम्मू कश्मीर आए थे। ये लोग चरागाह की तलाश में जम्मू कश्मीर कब आए थे? 19वीं सदी में आए थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये लोग जम्मू कश्मीर के ही बाशिंदे हो गए। सर्दियों में जब ऊंचे पहाड़ बर्फ से ढक जाते हैं तो ये लोग शिवालिक की पहाड़ियों में मुंतकिल हो जाते हैं। याद रखोगे कि जब सर्दियों में पहाड़ बर्फ़ से बिल्कुल ढक जाते हैं और माहौल बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, जिन्हें इनके मवेशी और ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो तब ये लोग शिवालिक की पहाड़ियों में आकर मुंतकिल हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। मौसम गर्मा में बर्फ़ पिघलने से क्या होता है? पहाड़ी ढलानों पर बेहतरीन घास पैदा हो जाती है। ये घास जानवरों के लिए काफ़ी तग़ज़ाई होती है, यानी कि ताकत देने वाली होती है। याद रखोगे कि गर्मियों के मौसम में बर्फ़ के पिघलने से क्या होता है? पहाड़ी इलाकों में बहुत हरी हरी घास उगती है जो कि इनके मवेशियों के लिए फ़ायदेमंद होती है। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश के गद्दी गडरियों का जम्मू कश्मीर के गोजर बकरवाल से मवाजना यानी कि कंपैरिजन करते हुए इनकी ज़िंदगी की अहम खसूसियात बतानी है। यहाँ पर हमें गद्दी गडरियों के बारे में बताना है जो कि हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, और गोजर बकरवाल का मुआवजा करना है जो कि जम्मू कश्मीर में रहते हैं। तो जवाब में लिखोगे कि हिमाचल प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी इलाकों में गद्दी गडरिये रहते हैं। हिमाचल प्रदेश के कौन से एरियाज़ में गद्दी गडरिये रहते हैं? हिमालयी पहाड़ी इलाकों में। ये लोग भी गोजर बकरवाल की तरह ही मौसमों के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं। सर्दियों में ये नीचे की तरफ आ जाते हैं और गर्मियों में ऊपर की तरफ चले जाते हैं। गद्दी गडरिया सर्दियाँ शिवालिक की पहाड़ियों में गुजारते हैं और अप्रैल तक वे शुमाल की तरफ चले जाते हैं। सितंबर तक गद्दी गडरिये वापस लौटना शुरू कर देते हैं। यानी कि जब सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो ये क्या करते हैं? नीचे के एरियो में आ जाते हैं, और जब फिर सितंबर आता है तो सितंबर तक ये गद्दी गडरिये वापस लौटना शुरू कर देते हैं। दोबारा रास्ते में ये लोग लाहौल स्पीति के गाँवों में रुकते हैं और वहाँ गर्मी की फसल काटते हैं और सर्दी की फसल को बो देते हैं। अगला सवाल है, महाराष्ट्र के ढांगर चरवाहा कम्युनिटी की ज़िंदगी की अहम खसूसियात बयान कीजिए। तो ढांगर चरवाहे महाराष्ट्र की ख़ास चरवाहा कम्युनिटी है। 20वीं सदी के शुरू में इनकी तादाद 4,67,000 थी। याद रखोगे कि ढांगर चरवाहे महाराष्ट्र की ख़ास चरवाहा कम्युनिटी है। 20वीं सदी में के शुरू में इनकी तादाद कितनी थी? 4,67,000 थी। इनमें से बहुत से ढांगर गडरिये हैं जिनमें से कुछ तो कंबल बनाते हैं और कुछ चमड़े का काम करते हैं। यानी कि सभी लोग सिर्फ मवेशी नहीं पालते हैं और कुछ भी व्यापार करते हैं, जैसे कि कुछ कंबल बनाते हैं तो कुछ चमड़े का काम करते हैं। ये लोग महाराष्ट्र के बस्ती पहाड़ों पर मानसून के दौरान रहते हैं। मानसून के दौरान ये कहाँ रहते हैं? महाराष्ट्र के बस्ती पहाड़ों पर रहते हैं। मानसून में ये इलाका घास चरने के लायक बन जाता है और वहाँ पर ये अपने मवेशियों को चराई करवाते हैं। अक्टूबर तक ढांगर अपने बाजरे की फसल को काट लेते हैं और मगरिब की तरफ चल पड़ते हैं। 1 महीने में ये लोग कोनन प्रदेश में पहुंच जाते हैं और वहां कोनन के किसान इनका खैर मकदम करते हैं, क्योंकि किसानों को भी इनके मवेशियों से फ़ायदा होता है। ये किसान इनसे जो ज़रूरी चीज़ें होते हैं वो भी ख़रीद लेते हैं। मवेशियों से क्या फ़ायदा होता है कि खेतों से वो डंठल खा जाते हैं और जानवरों के फुजले से गोबर वगैरह से लीद से उनके खेत ज़रख़ेज़ हो जाते हैं। अब अगला सवाल है, बागियाल की अहम खसूसियात क्या है? बागियाल क्या है? चरागाह है, तो इसकी क्या खसूसियात है ख़ास?
बागियाल सर्दियों में बर्फ़ से ढके रहते हैं, यानी कि ये चरागाह सर्दियों में बर्फ़ से ढके रहते हैं और अप्रैल के बाद ही यहाँ पर ज़िंदगी दिखाई देती है। आमतौर पर अप्रैल के बाद तमाम पहाड़ी इलाकों में घास ही घास दिखाई देती है। मानसून के आने पर चरागाह नबातात से घास फूस से ढक जाते हैं और जंगली फूलों की चादरें बिछ जाती हैं, जो कि मवेशियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। खानाबदोश चरवाहे कौन होते हैं? तो खानाबदोश वो लोग हैं जो एक जगह पर नहीं टिकते हैं। ये लोग एक मकाम से दूसरे मकाम पर घूमते रहते हैं। हिंदुस्तान के कई इलाकों में खानाबदोश चरवाहे हैं जो अपनी भेड़ और बकरियों के साथ घूमते रहते हैं। बघियाल और भाबर तकनीकी अल्फाज का मतलब क्या है? बघियाल ऊंचे पहाड़ों पर फैले हुए चरागाह को कहा जाता है, जबकि भाबर गढ़वाल कमाओं के जंगलों में आखिर में मौजूद खुश जंगली इलाका है। याद रहेगा कि भाबर गढ़वाल और कमाओं के जंगलों के आखिर में मौजूद खुश जंगल के एरिया का नाम है। 5 जोग्राफियाई इलाकों के नाम बताएं जहां पर मवेशियों को चराया जाता है। तो मवेशियों को पहाड़ों, पठारों, मैदानों, रेगिस्तानों और जंगली इलाकों में चराया जाता है। बंजारे किन इलाकों में पाए जाते हैं? आमतौर पर ये लोग क्या करते हैं? बंजारा क्या है? बंजारे भी एक तरीके से खानाबदोश हैं, चरवाहे ही हैं, मगर इनका थोड़ा सा अलग अंदाज है। बंजारे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के गाँवों में पाए जाते हैं। याद रखोगे कि बंजारे कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के गाँवों में पाए जाते हैं। ये लोग अपने जानवरों के लिए अच्छी चरागाह की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं और हल चलाने वाले जानवरों और दीगर चीज़ों को दही इलाकों से फरोख्त करते हैं। दही इलाकों में फरोख्त करते हैं, यानी कि ये लोग और भी दूसरे काम करते हैं मवेशी पालने के अलावा, जैसे कि टोकरियाँ बनाना, कंबल बुनना या कपड़े वगैरह बुनना। तो ये इन चीज़ों को बेच देते हैं किसानों वगैरह को, इससे इन्हें आमदनी हासिल होती है और इसके बदले में वे उनसे अनाज ले लेते हैं या मवेशियों के लिए चारा खरीद लेते हैं इन चीज़ों के बदले में। आगे है रबी, खरीफ और डंठल, इन 3 लफ्ज़ों के मायने बताने हैं। तो मौसम सरमा की फसल जो मार्च और अप्रैल में काटी जाती है रबी कहलाती है। मौसम सरमा की फसल जो मार्च अप्रैल में काटी जाती है रबी की फसल कहलाती है। अब मौसम गर्मा की फसल जो सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है खरीफ की फसल कहलाती है। अनाज के पौधों के नीचे का जो हिस्सा जिसे जानवर खाते हैं उसे डंठल कहा जाता है। अगले सवाल को ध्यान से सुनेंगे कि जनूबी हिंदुस्तान के 2 खास इलाकों कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के खानाबदोश चरवाहों की अहम खसूसियात क्या है? तो जनूबी हिंदुस्तान के 2 खास इलाकों कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के खानाबदोश चरवाहों की क्या खासियतें हैं? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में वस्ती पठार घास और पत्थरों से ढका रहता है। यहाँ पर मवेशी और भेड़ के रहने के ठिकाने होते हैं। याद रखोगे कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जो पहाड़ होते हैं घास और पत्थरों से ढके रहते हैं, जो कि मवेशियों के रहने के ठिकाने होते हैं। यहाँ के चरवाहों में गोला चरवाहे जानवर चराते हैं और करमात करबा बकरियाँ चराते हैं। इन दोनों इलाकों की खानाबदोश ज़ातें जंगलों में रहती हैं, जहाँ पर छोटी छोटी ज़राअती पट्टियों की जुताई करते हैं और छोटी मोटी ये लोग तिजारत करते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल के पहाड़ी इलाकों की तरह यहाँ ठंडी बारिश नहीं होती है। ये खुशक इलाका होता है और खुशक मौसम में यहाँ के खानाबदोश साहिली इलाकों की तरफ चले जाते हैं। याद रखोगे कि ये इलाका कर्नाटक का और आंध्र प्रदेश का जिस एरिया में ये रहते हैं ये खुशक मौसम होता है, तो जब ज़्यादा गर्मी होती है, मौसम खुशक होता है, तो ये साहिली इलाकों की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। साहिली इलाकों में भी सिर्फ ये भैंसें ही मानसून में अच्छी तरह रह पाती हैं। दूसरे जानवर मानसूनी हवाओं का, मानसूनी वातावरण का सामना नहीं कर पाती हैं, जैसे कि भेड़ बकरियाँ वगैरह। अगला सवाल है कि राइक्स कहाँ रहते हैं, इनकी माशी हालत और इनकी खसूसियात। तो ये राजस्थान में ये राइक्स राजस्थान के रेगिस्तान में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? रेगिस्तान में। राजस्थान में बारिश कम होती है, इसलिए राइक्स खानाबदोश ज़राअत के काम को मुश्किल समझते हैं। इसकी वजह यह है कि वहाँ
इसकी वजह ये है कि वहाँ फसली पैदावार बहुत कम होती है, इसलिए ये मिले जुले काम करते हैं और खेती करना मुश्किल समझते हैं क्योंकि रेगिस्तान में पानी की कमी होती है। मानसून के दौरान बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के राइक्स अपने घरों में ही रहते हैं। इन इलाकों में चरागाहें अपनी खुद की होती हैं। अक्टूबर में जब चरागाह की ज़मीन खुश्क हो जाती है तो राइक्स चरागाह की खोज से बाहर निकलते हैं। चरागाह की खोज में राइक्स का एक ग्रुप मारो कहलाता है जो ऊँट पालता है, दूसरा ग्रुप भेड़ बकरियां। इस तरह इन लोगों की ज़िंदगी खानाबदोश चरवाहे की ज़िंदगी है। अगला सवाल है कि नौ आबादियाती दौर यानी कि अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में चरवाहों की ज़िंदगी कैसे तब्दील हुई थी। तो स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था, हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों ने 20वीं सदी के वसत पर बरतानिया का तसल्लुत कायम था। 20वीं सदी तक किसका तसल्लुत कायम था? हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का तसल्लुत था। यहाँ पर अंग्रेज़ी पॉलिसियों ने हिंदुस्तान की मईशत को बुरी तरह बर्बाद करके रख दिया था, यानी कि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान की मईशत का बहुत ज़्यादा इस्तेहसाल किया था और यहाँ से ज़्यादा रुपया पैसा कमा कर वो चलते बने थे। इस दौरान में इन चरवाहों की ज़िंदगी भी तब्दील होकर रह गई थी। चरवाहों की इनकी ज़िंदगी में अहम तब्दीलियाँ आई थीं। हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से चरागाह कम हो गए थे। कानून बनाकर खानाबदोश चरगाहों की मुंतकली पर कंट्रोल लगा दिया गया था। अंग्रेज़ों ने कानून बनाए थे जिससे चरागाहों के ऊपर आने जाने पर बैन लगा दिया गया था। इन पर टैक्स लगाए गए थे और टैक्सों में भी बहुत जल्द इजाफा कर दिया गया था। चरवाहों ने ज़राअती कामकाज में काफ़ी कमी आई थी। इससे ज़राअती पैदावार भी बहुत कम हो गई थी। इनकी ज़राअत और इनकी काश्तकारी बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई थी। किनकी? चरवाहों की, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इन पर बहुत ज़्यादा टैक्स और पाबंदियां लगा दी थी। बरतानवी हुकूमत सभी चरागाहों को ज़राअती फार्मों में बदलना चाहती थी, क्योंकि चरागाह की ज़मीन से अंग्रेज़ों को कोई कमाई नहीं हो रही थी, इसलिए वे चरागाह की सारी ज़मीन पर खेती बाड़ी करना चाहती थी ताकि उनको कमाई हो सके। बरतानवी अफसरान बेकार ज़मीन के बदले में गलत ख़यालात रखते थे। वे मानते थे कि गैर ज़राअती ज़मीन में पैदावार नहीं होती और ना ही इससे उन्हें कोई पैसा हासिल होता है। ये बंजर ज़मीन है जिसे ज़राअत के लायक बनाया जा सकता है, यानी कि बंजर ज़मीन को वे खेती बाड़ी करने के लायक बनाना चाहते थे। 19वीं सदी के वसत से मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में बंजर ज़मीन एक्ट को लागू कर दिया गया। इस कानून के तहत गैर ज़राअती ज़मीन हुकूमत ने अपने हाथों में ले ली और इन ज़मीनों को कुछ मुंतखब चुनिंदा लोगों को दे दिया गया और इन लोगों को बहुत सी मराअतें रियायतें दी गईं। इन ज़मीनों में बहुत सी ज़मीनें चरागाह की थीं, जिस वजह से चरागाह की ज़मीन में बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी और चरवाहों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। अगला सवाल है, 19वीं सदी के वसत तक जंगलात एक्ट भी नाफिज कर दिए गए थे। जंगलात को रिज़र्व कर दिया गया था, यानी कि जंगलात पर आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी और कुछ जंगलात में जानवरों को भी चरने की पाबंदी लगा दी थी और जिन जंगलात में जानवरों को चराने की इजाज़त थी वहाँ पर जाने के लिए टैक्स देना पड़ता था। तो इन जंगलात में मवेशियों के चराने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। इन जंगलात में कुछ रवायती हकूक़ लोगों को अता किए गए थे। अंग्रेज़ अफसरानों को ये यकीन था कि चरागाह वाले जंगलात में पौधे तबाह हो जाते हैं। यही वजह थी कि इन जंगलात के कुछ हिस्सों में पाए जाने वाले चरवाहों को उन्हें इजाज़त लेनी पड़ती थी जंगल में जाने के लिए और वहाँ पर ज़्यादा दिनों तक रहने पर भी जुर्माना देना पड़ता था, यानी कि लिमिटेड टाइम तक रहने के लिए इजाज़त दी गई थी, ज़्यादा टाइम के लिए रहने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। तो बच्चों, यहाँ से ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।